नमस्कार। जीएसटी इम्पैक्ट ऑन मेटल स्क्रैप फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर 2024। इसमें काफी चेंजेस आए हैं, तो वी विल डिस्कस ऑल द नोटिफिकेशन एंड इम्पैक्ट ऑन द स्क्रैप बिजनेस ऑफ मेटल। तीन नोटिफिकेशन बेसिकली इशू हुए हैं जो कि इफेक्टिव हैं फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर 2024। नोटिफिकेशन 6, नोटिफिकेशन 24 एंड 25। सबसे पहले नोटिफिकेशन 6 की बात करते हैं। 6/2024 जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है फॉर गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3). मैं रिपीट करता हूं, आरसीएम की बात कर रहा हूं, गुड्स के आरसीएम की बात कर रहा हूं, 9 सबसेक्शन 3 की बात कर रहा हूं। तो जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है 4/2017, उसको एक उस नोटिफिकेशन में एक सीरियल नंबर और ऐड किया, सीरियल नंबर 8, जहां पे अगर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर है जो कि क्या चीज की सप्लाई करता है, मेटल स्क्रैप। कौन से मेटल स्क्रैप? एनी चैप्टर? नो, दे आर कवर्ड इन दी चैप्टर ऑफ द जो भी हमारा टैरिफ है। एंड रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट विल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और सप्लाई मेटल स्क्रैप की है, तभी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है एंड वो मेटल स्क्रैप की सप्लाई कर रहा है, क्या रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज क्योंकि वो अभी तक अनरजिस्टर्ड है? या क्या उसे मैंडेटरी कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 24 क्लॉज 3? आंसर वुड बी नो। व्हाई नो? क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। अगर ये एनी पर्सन होता ना तो रिसिपिएंट विल फॉल इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। एनी पर्सन है तो उसे 24 क्लॉज 3 के कारण रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। बट यहां पे इसने वर्ड यूज किया हुआ है, इस नोटिफिकेशन ने वर्ड यूज किया है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहां पर आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं आएगी। एंड बिकॉज आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं आएगी, इसलिए मैंडेटरी कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी बात क्लियर हुई। इस नोटिफिकेशन के कारण क्या हुआ, अगर कोई मेटल स्क्रैप की सप्लाई की जा रही है बाई अनरजिस्टर्ड टू द रजिस्टर्ड, देन इट विल बिकम अंडर आरसीएम। अब अगर मैं कहूं कि सप्लाई रजिस्टर्ड और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, क्या वो आरसीएम आएगा? क्लियर कट आंसर इज नो। क्या आएगा वो हम बात करेंगे थर्ड नोटिफिकेशन में, जो कि 25/2024 है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तब समझ में आएगा बी टू बी के केस में क्या है। एक बड़ा चेंज हुआ है नोटिफिकेशन 24 के माध्यम से। इससे एक बड़ा क्या चेंज हुआ है, अगर आप रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे सेक्शन 23 है जो कि एग्जेम्पशन की बात करता है। 23 में सबसेक्शन 2 कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है टू इश्यू द नोटिफिकेशन। वहां पे अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, मेन पहला नोटिफिकेशन आया था 5/2017 डेटेड 28 जून। वो क्या कहता था कि अगर मैं सप्लायर हूं लेकिन मेरी सप्लाई आरसी में कवर है, आउटवर्ड सप्लायर हूं बट मेरी सप्लाई आरसी में कवर है, मतलब मेरा रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टर्नओवर मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। क्लियर है? लेट्स से मैं ट्रांसपोर्टर हूं और मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं गुड्स ट्रांसपोर्ट की बाय रोड की, तो जीटीए अगर सर्विस प्रोवाइड करता है रिसिपिएंट लेट्स से कंपनी और इट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, देन इवन दो माई total turnover is 1 crore, I am not required to pay, I am not required to take a registration because outward supplies is completely covered under reverse charge. Then I can take the benefit of 23 subsection 2। और वो जो नोटिफिकेशन था 5/2017, वो मुझे रिलैक्सेशन देता था कि मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। एंड उसको एक रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया था, नॉट अंडरस्टैंडिंग बनाया था 22 एंड 24। वो एक पॉइंट है, वो आप कभी फर्दर डिस्कस करेंगे, आप चेक कर लेना। अब मेरा जो पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उस नोटिफिकेशन में एक प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ है। कौन सा प्रोवाइजो? ये नोटिफिकेशन 24/24 ने डेटेड 9th ऑफ अक्टूबर 24 ने प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 5/2017 में एक प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया। और ये प्रोवाइजो का मतलब क्या हुआ कि एनी पर्सन एंगेज इन द सप्लाई द मेटल स्क्रैप इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट, उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, नोटिफिकेशन 5/2017 जो सभी को ये रिलैक्सेशन देता था कि अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाईज कवर्ड अंडर आरसी में तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टर्नओवर। अब उसको चेंज कर दिया, 5/17 विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दिस मेटल स्क्रैप। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जिससे मैं, लीजिए कि मैं कोई स्टील की मैन्युफैक्चरिंग स्टील की कंपनी हूं, मैं मेटल स्क्रैप परचेस करती हूँ।
अगर वो अनरजिस्टर्ड है और मैं परचेस कर रहा हूं, आई विल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। लेकिन अब उसकी वैल्यू मान लीजिए 20 लाख से एक्सीड कर गई, 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख, जो भी लिमिट है, रेस्पेक्टिव लिमिट है रजिस्ट्रेशन की, वो अगर सप्लाई करता है गुड्स की, मान लो हम दोनों एक ही स्टेट में, तो विद इन लिमिट वुड बी 40 लाख। तो 20 या 40 जो भी लिमिट है, तो 40 लाख की लिमिट अगर एक्सीड हो जाती है किसकी, अनरजिस्टर्ड सप्लायर की, और मैं रिसिपिएंट टू रजिस्टर्ड, तब भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। आंसर इज नो। लाइबिलिटी टू टेक द रजिस्ट्रेशन वुड बी शिफ्टेड टू अनरजिस्टर्ड सप्लाई, क्योंकि ये आरसीएम की लिमिट है, और इसके ऊपर जो अनलिमिटेड रिलैक्सेशन थी, वो अनलिमिटेड रिलैक्सेशन खत्म हो चुकी है मेटल स्क्रैप बिजनेस के ऊपर। तो अब क्या हुआ, वो अनरजिस्टर्ड तब तक रह सकता है जब तक वो बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है। अब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट लेट से एक्सीड हो गई, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो क्या अब भी मुझे आरसीएम देना पड़ेगा? तो एक बार वापस पीछे नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन ने क्या कहा कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तभी आरसीएम आएगा। अब तो ये रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड का ट्रांजेक्शन हो गया, तो क्या आरसीएम आएगा? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। नाउ दिस मेटल स्क्रैप सप्लायर हैज टू चार्ज द जीएसटी बाय रेजिंग द टैक्स इनवॉइस में। तो मैं आरसीएम तो नहीं पे करूंगा। आप यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट है, यहाँ पर एक नया मेजर अमेंडमेंट है 25/2024 के माध्यम से। अगर मेटल स्क्रैप की सप्लाई हो रही है बिटवीन बी टू बी, तो हमने पहले अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड बात कर ली, फिर लिमिट एक्सीड हो गई तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फॉरवर्ड चार्ज में कन्वर्ट हो गया, ये बात कर ली। अब थर्ड जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है वो मेरे ऊपर क्या है, अब उन्होंने कहा कि आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम, ही विल पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, बट मुझे सेक्शन 51 में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों? वो तो अभी तक गवर्नमेंट था, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी तक टीडीएस अंडर जीएसटी वाज लिमिटेड टू गवर्नमेंट एंटिटी, लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट सोसाइटीज एक्सेट्रा पीएसयू। बट अब इन्होंने क्या किया, जो नोटिफिकेशन था 50/2018, ये किस में इश्यू हुआ था? ये सेक्शन 51 के पावर को यूज करते हुए इश्यू किया गया था। अब उस नोटिफिकेशन में एक नया क्लॉज एंटर किया है। इस क्लॉज ने क्या कहा कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो सप्लाई रिसीव करता है मेटल स्क्रैप की, किससे? अनदर रजिस्टर्ड पर्सन से, तो मुझे बीइंग ए रिसिपिएंट, मुझे एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा टीडीएस कैटेगरी में, और मुझे 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। लास्ट बात अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये प्रोवाइजो जो पहले क्या था और अब क्या, इसकी बात कर रहे हैं। उस नोटिफिकेशन में एक प्रोवाइजो था, उस प्रोवाइजो को अमेंड किया है। पहले क्या था? पहले था, ये प्रोवाइजो कहता था कि नथिंग कंटेंट इन दिस नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू द सप्लाई ऑफ द गुड्स बिटवीन एनी पर्सन टू अनदर पर्सन। सेक्शन 51 है, सबसेक्शन 1 है, उसमें क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी एंड द क्लॉज डी। क्लॉज डी के अंदर क्या हुआ, फिर क्लॉज डी में नोटिफिकेशन 50/18 इशू हुआ, और उसके अंदर भी 3 क्लॉज पहले थे, अब 4 क्लॉज हो गए। तो वो 3 क्लॉज तक, जब तक 3 क्लॉज थे, तब तक अगर वो लोग एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी को सप्लाई कर रही है, कोई गवर्नमेंट सोसाइटी है वो पीएसयू को सप्लाई कर रहा है, पीएसयू किसी स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है, तो वो अगर एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, तो उन्होंने कहा कि टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद में क्या हुआ, ये जो एग्जेम्पशन थी वो एप्लीकेबल नहीं होगी। कब? जब ये क्लॉज डी की बात हो। क्लॉज डी की बात क्या है? क्लॉज डी में अभी हमने क्या पढ़ा? क्लॉज डी में हमने पढ़ा क्लॉज डी में हमने पढ़ा कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, मेटल स्क्रैप परचेस कर रहा है फ्रॉम रजिस्टर्ड पार्टी, तो उसे टीडीएस काटना पड़ेगा रिसिपिएंट को। तो अगर ये मेटल स्क्रैप जो रिसिपिएंट है रजिस्टर्ड पार्टी, जो अब टीडीएस के दायरे में आ गई, अगर वो किसी और बिजनेस एंटिटी, मतलब और गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी के साथ सप्लाई कर रही है, तो अगेन दैट exemption of the TDS will not be applicable. Let's explain with the help of example. मैं क्या हूं? मैं रिसिपिएंट हूं। कौन हूं? मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मैंने परचेस किया मेटल स्क्रैप, तो मुझे टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 51। ठीक है, मैंने काट दिया। अब लेट्स से मैं क्यों काट रहा हूं, क्योंकि मैं सेक्शन 51 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी में जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ, उस नोटिफिकेशन के अंदर मैं कवर हो गया। करेक्ट। अब लेट्स से मैं भी कुछ बिजनेस की, कोई कोई सब बिजनेस है मेरा विद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू, तो क्या पीएसयू टीडीएस डिडक्ट करेगी या नहीं? क्योंकि
ये जो प्रोवाइजो था, ये प्रोवाइजो कहता था कि जो टीडीएस की कैटेगरीज नोटिफाइड है उसमें वो अगर एक दूसरे को सप्लाई करते हैं तो टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। अब क्या कहा, अब अगर ये जो मेटल स्क्रैप वाली जो नई कैटेगरी ऐड की है, इसको ये रिलैक्सेशन नहीं होगा, मतलब ये अगर सप्लाई करता है किसी को, देन टीडीएस वुड बी डिडक्टेड। तो अगर मैं मेटल स्क्रैप रिसिपिएंट था, तो मैंने जब मेटल स्क्रैप परचेस किया तो मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा उस सप्लायर का। लेट्स से अब अगर मैं सप्लायर हूं और रिसिपिएंट कौन है, गवर्नमेंट एटसेट्रा, जो भी सेक्शन 51 के क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी में है, और नोटिफिकेशन के क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी में, उनको अगर मैं सप्लाई करता हूं, तो द रिसिपिएंट विल डिडक्ट द टीडीएस। ये प्रोवाइजो में अमेंडमेंट है। आई होप ऑल पिक्चर आर क्लियर विद रिस्पेक्ट टू मेटल स्क्रैप बिजनेस। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वी बीइंग एन एजुकेटिंग, प्रोवाइडिंग द जीएसटी मेंबरशिप, इनकम टैक्स मेंबरशिप, पीएफ ईएसआईसी मेंबरशिप, सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं www.educating.com। थैंक यू सो मच।